हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी जुलाई 2026 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और फाइनली हमारा पीएचडी का जो प्रॉस्पेक्टस है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका बार बार ये कमेंट आ रहा था कि इस बार का जो फॉर्म है वो कब तक आएगा। तो फाइनली आपके सामने फॉर्म का जो डेट है वो रिवील होगा। और देखते हैं हम इस बार जो वैकेंसी आई है डिफरेंट डिसिप्लिन में वो कितनी आई हैं, और उस अकॉर्डिंग हम फिर चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा प्रॉस्पेक्टस है। इसे मैं टेलीग्राम पर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो इस प्रॉस्पेक्टस में अगर हम देखें तो ऑनलाइन सबमिशन जो डेट है नोट में लिखा हुआ है, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन पीएचडी फॉर्म फॉर द जुलाई 2026 सेशन इज़ 21 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। तो आज से आप लेकर चले कि जो ये नोटिफिकेशन है इसके 21 डेज़ तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइनली फॉर्म फिलिंग की डेट और जो क्लोज़र डेट है वो दे दिया गया है। यानी फॉर्म फिलिंग की डेट अगर हम देखें तो 10 जून 2026 इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो रही है, और इसके क्लोज़र की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2026 को ये फॉर्म फिलिंग की डेट क्लोज़ हो रही है। तो इसके बाद फॉर्म फिलिंग नहीं होंगे, यानी 1 जुलाई के बाद। तो आप कोशिश कीजिए इसी बीच अपना फॉर्म फिल कर दें। अब हम जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो इस बार इग्नू में इस बार दोनों ही मोड में आपको पीएचडी ऑफर की जा रही है, यानी फुल टाइम पीएचडी भी और पार्ट टाइम पीएचडी में। तो जो स्कॉलर जो स्टूडेंट या जो एप्लीकेंट चाहते हैं पार्ट टाइम पीएचडी करना, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है वो भी मैंने बताया है अपने वीडियोस में। यहाँ मैं आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप कोशिश करें उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और अगर हम देखें तो पार्ट टाइम पीएचडी बेसिकली उन स्टूडेंट्स या उन लर्नर्स के लिए है जो कहीं जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और उनके लिए जो 6 मंथ का कोर्स वर्क है वो करना कंपलसरी है। तो आप अपनी जॉब से अगर 6 मंथ का कोर्स करने के लिए लीव ले सकते हैं, तभी आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ आप फुल टाइम पीएचडी कीजिए। और फुल टाइम पीएचडी के लिए फिर से वही कंपलसरी है कि आपको 6 मंथ का जो कोर्स वर्क है वो तो करना ही पड़ेगा, साथ ही आपका जो प्रोसीजर है जिस तरीके का वो आपको आगे फुलफ़िल करना होगा। ठीक है, तो दोनों ही टाइप के पीएचडी के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। इग्नू पीएचडी का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, उसमें जो कुछ भी इग्नू से रिलेटेड पीएचडी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अगर हम देखें तो अटेंडेंस के लिए बहुत सवाल होता है कि अटेंडेंस कितनी चाहिए कोर्स वर्क के दौरान, तो 80% अटेंडेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप रखेंगे याद कि जो आपका अटेंडेंस है कोर्स वर्क के दौरान वो 80% है। द कोर्स वर्क शैल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द एडमिशन विल बी हेल्ड ओनली एट द इग्नू कैंपस। यानी बहुत सारे सवाल थे कि हम क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं या नहीं, या हम क्लासेस रीजनल सेंटर में या स्टडी सेंटर में ले सकते हैं नहीं। तो बिल्कुल नहीं ले सकते आप लोग, क्योंकि पीएचडी का जो भी काम होगा, चाहे वो क्लासेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो गाइड को चूज़ करने के रिगार्डिंग हो, तो वो सब कुछ आपका यहाँ मेन कैंपस मैदानगढ़ी दिल्ली से होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम शैल बी 3 ईयर्स एंड 6 ईयर्स। तो मिनिमम कितने हैं 3 ईयर है, और मैक्सिमम कितने हैं 6 ईयर है। हाउएवर वुमेन कैंडिडेट्स और पर्सन विथ disabilities having 40% और more disability shall be allowed an additional period of 2 year। तो अगर हम देखें तो हमारे पास मिनिमम कितने ईयर है पीएचडी को कंप्लीट करने का, यानी 3 ईयर है, और मैक्सिमम हमारे पास कितने हैं 6 ईयर। ठीक है, तो मेन के लिए आपके लिए क्या हो गया 6 ईयर हो गया। अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन को एडिशनल 2 साल मिल रहे हैं, तो टोटल 8 ईयर्स हो गए वुमेन के लिए और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि 3 ईयर आपको मिनिमम मिलते हैं, और मैक्सिमम कितने हैं वुमेन के लिए 8 ईयर हैं, और मेन के लिए वो 6 ईयर हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। एट प्रेजेंट इग्नू डजंट प्रोवाइड हॉस्टल फैसिलिटीज़, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि पॉइंट 5 यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि जो भी अकोमोडेशन होगा, जो भी रहने का चार्जेस वगैरह होगा वो आप खुद मैनेज करेंगे। कहाँ रहना है, कैसे रहना है, आपको कोर्स वर्क के दौरान दिल्ली में ही रहना है, तो आप अपना इंतज़ाम खुद करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी इसके लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई पार्ट टाइम स्कॉलर हैं और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ कोर्स वर्क के लिए यहाँ दिल्ली में रहना है, तो वो क्या करेंगे, इग्नू में एक गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस का चार्जेस किस तरीके का है मुझे नहीं पता, पहले शायद 500 था पर डे का। तो वहाँ आपको खाना पीना रहना सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आप गेस्ट हाउस कर सकते हैं आप 6 मंथ के लिए, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। बहुत सारे स्कॉलर ऐसे थे जिन्होंने पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई किया था और कोर्स वर्क वो कर रहे थे, बाहर ही उन्होंने अपने रहने का इंतज़ाम किया था। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए यहाँ पे जब आप
इंटरव्यू देने आते हैं, तो मैं यही सजेशन देती हूँ तब भी और अब भी यही सजेशन दे रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपको लगता है कि आपका ये सिलेक्शन मतलब आपका ये जो इंटरव्यू है वो अच्छा गया है और आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उसी दिन आप बाहर अपना कैंपस मतलब हाउस हंटिंग के लिए निकल सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए आसान इसलिए होगा जब आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा, तो तब आपको इन सब चीज़ों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 5th वाला जो पॉइंट है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो स्टूडेंट अपना इंतज़ाम खुद करेंगे। अगला है 6 में, कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड एंड विश टू परस्यू पार्ट टाइम PhD मस्ट ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये जो NOC सब्जेक्ट सर्टिफिकेट है ये आपको कब देना होता है, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रह चुका है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हमें कहा जाता है कि आप जो कैंडिडेट है उनका ये चेक कीजिए, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे पार्ट टाइम PhD स्कॉलर्स आते हैं जिनके पास NOC नहीं होती है। उन्हें लगता है कि NOC हम तब देंगे जब हमारा सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा, आपको अपना NOC सबमिट करना है। ठीक है, इनकेस अगर NOC बनने में या टाइम अप्रूव करने में टाइम लगता है, तो वहाँ आप जो भी उस डिपार्टमेंट के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात कर सकते हैं। अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर आपको एक अंडरटेकिंग देना होता है और उसके रिगार्डिंग फिर आपको बताना है कि आप वो कब तक सबमिट करेंगे। ये भी तब होता है जब आप जो उस डिसिप्लिन के जो कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे बात कर चुके हों तो। ठीक है, बात करने का सेंस का मतलब कहने का है NOC के रिगार्डिंग बात करना है। ठीक है, और किसी के रिगार्डिंग बात करना नहीं। तो ये एक चीज़ है, तो आपको NOC सबमिट करना इंटरव्यू वाले दिन है, मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पे आपको लिख ही दिया गया है। ठीक है, तो बात करने की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर थे, तो मुझे लगता है सिर्फ बात करने के लिए वो अलाउ कर देते होंगे कोऑर्डिनेटर के, ताकि आप इंटरव्यू दे सकें। लेकिन जिन बच्चों का वहाँ पे NOC सबमिट होता है शायद उन्हीं बच्चों का मे भी सिलेक्शन होता हो। हालांकि हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि अगर NOC नहीं है तो वो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिए आप अपनी तरफ से चीज़ों को पहले से तैयार रखें। और वहाँ बाद में फिर क्या होता है ना कि अब कैसा मूड होता है कोऑर्डिनेटर का, उस अकॉर्डिंग भी चीज़ें काम करती हैं। तो आप कोशिश करना है, आपको जब एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कह दिया गया है यहाँ पे 6 में, तो फिर चीज़ें आप उस हिसाब से मैनेज कीजिए। अगर हम देखें तो एडमिशन प्रोसीजर क्या होने वाला है इस बार का, तो इस बार का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो 4 अलग अलग तरीके से है। तो 4 में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला है UGC नेट विद JRF। ठीक है, दूसरा कैटेगरी है UGC नेट का, और तीसरा कैटेगरी है PhD ओनली का। चौथा कैटेगरी है यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, अब इसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल टेस्ट फॉलोड अच्छा, तो अगर हम इस बार देखें तो इस बार आपको 4 कैटेगरी मिल रही हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का JRF है तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेगा। अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का नेट है तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेगा। अगर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का PhD ओनली क्वालिफाई है UGC नेट के एग्ज़ाम में, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेगा। और अगर किसी का इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो वो क्या है, वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल होगा, यानी मतलब वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देगा। तो वो स्टूडेंट जिनका ना नेट है, ना PhD ओनली है, ना JRF है, उसके लिए चौथी कैटेगरी खुली है इस बार। और ये कैटेगरी बहुत पहले हुआ करती थी, यानी पहली 3 कैटेगरी हुआ ही नहीं करती थी। मतलब जितने भी JRF कैंडिडेट थे उनको भी एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो जब हमारा एडमिशन हुआ था, यानी मेरा एडमिशन हुआ था, तो उस टाइम इसी तरीके से था कि JRF होने के बावजूद भी मैंने एंट्रेंस दिया था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस बार आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। यानी अगर आपका JRF है तो भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। UGC नेट है तब भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PhD ओनली है तब भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आपके लिए तीसरी कैटेगरी है, यानी एंट्रेंस टेस्ट है, और एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो चौथी कैटेगरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, उन सभी लर्नर के लिए है जिन्होंने UGC नेट का कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि अगर दिया होता तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ क्वालिफाई हो गया होता। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम दिया है और तीनों में से कुछ भी क्वालिफाई नहीं किया गया है तो आपके लिए एक बेनिफिट ऑप्शन है कि आपके पास एक एंट्रेंस वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ सेफ़ है। ठीक है, तो आप एंट्रेंस के थ्रू इस चीज़ को कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर कैटेगरी 4 यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट शेल सेलेक्ट नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट द UGC नेट JRF while filling out the
online PhD admission application. Such candidates are required to appear for the entrance test conducted by the university. Syllabus आपको कहा गया है, the syllabus of entrance test is provided separately on the website. ठीक है, तो वेबसाइट पे आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप अपने सब्जेक्ट का सिलेबस वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा. कोशिश करूँगी अगर वहाँ अपलोड होता है तो मैं यहाँ पर भी शेयर कर दूँगी. तो अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं तो वेबसाइट को आप विज़िट कीजिए, वहाँ सिलेबस ज़रूर देख लीजिए. ठीक है, और अगर आप एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने वाले हैं और अगर आपका UGC नेट JRF और आपका PhD ओनली है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कीजिए. ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होगा, कैसे वेटेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वहाँ हम देख लेते हैं. अगर आप JRF हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू. तो आपका 100% जो वेटेज है वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा. अगर आपका UGC नेट और PhD ओनली है, ठीक है, यहाँ देखिए PhD ओनली एंड UGC नेट आपका क्वालिफाइड है, तो वहाँ पे आपका क्या है कि 70% जो वेटेज है वो आपका नेट स्कोर का होगा. आपको नेट स्कोर कार्ड मिला होगा, तो वहाँ 70% जो वेटेज है वो आपका नेट स्कोर का होगा और 30% जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू का होगा. तो यहाँ आपका अगर आपका UGC नेट और PhD ओनली है तो आपका 70% वेटेज जो है वो नेट स्कोर के बेसिस पे मिलेगा और 30% जो है वो आपका इंटरव्यू के लिए. लेकिन जैसे ही अगर आप JRF की बात करते हो तो वहाँ 100% स्कोर जो है वो किसके बेसिस पे है, इंटरव्यू के बेसिस. तो ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है अपना इंटरव्यू बेस्ट करना है JRF वालों के लिए. और जब अगर हम नेट वालों की बात करते हैं तो वहाँ आपके लिए भी और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है क्योंकि अगर आपसे बेटर अगर किसी का नेट स्कोर है और अगर उसने ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू दिया तो वहाँ चांसेस उसके ज़्यादा बनेंगे. तो कोशिश करना है अपने नेट स्कोर को देखते हुए अपना इंटरव्यू का जो प्रॉस्पेक्टस है यानी जो भी आप प्रपोजल बनाने वाले हैं उस पर पूरी तरीके से कमांड रखना है. ठीक है, कैटेगरी 4 की अगर हम बात करें तो कैटेगरी 4 में चूँकि एंट्रेंस है और एंट्रेंस में आपको 50% एटलीस्ट 50% स्कोर करना कंपलसरी है, तभी आप उसको क्वालिफाइंग कह सकते हैं मार्क्स. और इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि अगर आप एंट्रेंस के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपका 50 है और चूँकि सीट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, तो जितने भी स्टूडेंट अगर 50 मार्क्स लाएँ सबको नहीं बुलाया जाता है. ठीक है, तो ये भी नहीं है, जितने भी वो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर मान लो नंबर ऑफ़ सीट्स का 3 गुना बुलाना है तो नंबर ऑफ़ सीट्स के 3 गुना में जितने बच्चे आएंगे उन सभी को वो बुलाएंगे, भले उनका 50% मार्क्स होगा, मतलब उससे ज़्यादा, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का भी अगर 50% मार्क्स होगा तो उन्हीं टॉप कह सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट के 3 गुना स्टूडेंट्स में जो भी टॉप लेयर के स्टूडेंट होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा. ठीक है, अब इनका जो इंटरव्यू है वो किस बेसिस पे होगा, तो इनका इंटरव्यू जो भी इन्होंने रिटन में स्कोर किया है उनका 70% और 30% फिर वेटेज इनका इंटरव्यू के बेसिस होगा. सेम नेट स्कोर की तरह हो जाएगा, लेकिन पहले आपको 50% एटलीस्ट एंट्रेंस में क्वालिफाई करना होगा. आप जितना ज़्यादा स्कोर करें आपके लिए उतना सेफ़ होगा और उतना चांसेस आपके लिए बनेगा कि आप इंटरव्यू में कॉल किए जाएँ. मेरिट एंड प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट एंड द एप्लीकेबल रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो रिजर्वेशन पॉलिसी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉलो करें. ये नहीं कि आपके स्टेट में आपका कास्ट अगर OBC में जा रहा है, आपको ये देखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें आपका कास्ट किस किस लेयर में आ रहा है या नहीं. ठीक है, तो अगर सेंट्रल लेवल का नहीं है और कोशिश करना है अपने कास्ट सर्टिफिकेट को आपको सेंट्रल लेवल का बनाना है. ठीक है, क्योंकि यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है और उसको अप टू डेट कर लीजिए. ठीक है, यानी जब आपका इंटरव्यू होने वाला है तो आप कोशिश करें विद इन अ ईयर वाला जो है वो रिन्यू चल सकता है. यानी अगर आप 2026 का अप्लाई कर रहे हैं तो 2027 में मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका 2026 में अगर बना है तो वो चल सकता है. ठीक है, तो कोशिश करना है जिसका बहुत पुराना है वो रिन्यू करवा लें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल लेवल का जो बनता है कास्ट सर्टिफिकेट आप वो तैयार रखेंगे. ठीक है, अगला अगर हम देखें प्रेफरेंस फॉर एडमिशन शैल बी गिवन इन द फॉलोइंग ऑर्डर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स. अब सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में किसी डिसिप्लिन में 4 ही सीट अगर आई हैं. ठीक है, जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 4 ही सीट आई हैं. अब 4 सीट को किस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो इन 4 सीट में सबसे पहला प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वो कैटेगरी 1 यानी JRF कैटेगरी को दिया जाएगा. ठीक है, कैटेगरी 2 नेट और PhD ओनली को दिया जाएगा, नेट एंड PhD ओनली को दिया जाएगा. कैटेगरी
तो पहला जो कैटेगरी है, अगर मान लीजिए 4 सीट है तो पहली कैटेगरी जो JRF है इसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। अगर मान लो सेम स्कोर हो रहे हैं तो जो भी कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हैं यानी जिनका JRF है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, सेम स्कोर होने पर, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर कोई है तो उसके बाद नेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लेते हैं अगर कोई 3 है और उसमें PhD ओनली है, कोई नेट है और कोई एंट्रेंस है, तो नेट वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। PhD ओनली और एंट्रेंस वाले में अगर होगा तो PhD ओनली को प्रेफरेंस मिलेगी और एंट्रेंस वालों को सबसे लास्ट में प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो ये भी एक चीज़ है कि जब चीज़ें सिमिलर हो जाएंगी तो वहाँ आपको थोड़ी परेशानी होगी कि आपने एंट्रेंस निकाला, ये सब चीज़ किया, तो ये एक दिक्कत यहाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रेफरेंस का जो क्राइटेरिया है वो पहले ही आपको प्रॉस्पेक्टस में बता दिया गया है। तो कल को फिर जगह जैसे होता है ना कि कब कोई क्लेम करता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन क्यों हुआ, तो यहाँ पे आपको चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी गई है। तीसरा अगर हम देखें तो इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ओनली एट इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड एट मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली। नो TADA इज़ परमिसिबल, ठीक है। तो यानी कि अगर आप ये सोचें कि आपका यूनिवर्सिटी में आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो आपके आने जाने का खर्चा यूनिवर्सिटी उठाएगी, तो ऐसा नहीं है। और एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे उनको बता दिया जाएगा, जो इंटरव्यू की लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर बता दिया जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें अगला तो द कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिन्ड। अच्छा, अगर आपका जो इंटरव्यू होगा वो किस किस बेसिस पे होगा, यानी इंटरव्यू में मार्क्स जो मिलते हैं वो किस बेसिस पे मिलते हैं, तो इंटरव्यू के मार्क्स जो मिलते हैं वो 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे मिलते हैं। जैसे अगर हम पहला देखें तो पहली चीज़ जो देखी जाती है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की नॉलेज आपको कितनी है, ठीक है। यानी आपने प्रपोजल बना लिया है तो प्रपोजल में आप कौन सा मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे वो आपका देखा जाता है और उसमें आपको 40% के बेसिस पे मार्क्स दिया जाता है। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज है। सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज में यानी जो भी आपका कोर डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट है वो टॉपिक आप चूज़ करते हैं उसमें आपका कितना कमांड है, कितनी डेप्थ नॉलेज है उसके रिगार्डिंग होता है, और 20% आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे होता है। तो इन 3 क्राइटेरिया में आपका इंटरव्यू जज किया जाता है। तो कोशिश करना है इन तीनों में आप अपना कमांड करें। अगला अगर हम देखें तो कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम पे आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना ज़रूरी है। उसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। तो इन सब में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू और वाइवा वॉज अदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया द फाइनल लिस्ट ऑफ selected candidates shall be prepared subject to the reservation policy of the government of India and availability of seats, ठीक है। The list of selected candidates shall be displayed on the official IGNOU website, ठीक है। तो जो भी रिज़ल्ट आपका फाइनल मिलेगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी आपको हिडन दिखा जाएगा, जो भी है आपको सब कुछ सारे इन्फॉर्मेशन और सारे डिटेलिंग मेल्स और वेबसाइट के थ्रू आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग सेलेक्शन शैल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स। एप्लीकेंट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहना है रेगुलरली। ऑफर लेटर फॉर, हाँ, अब जब आपका सिलेक्शन लिस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपको एक ऑफ़र लेटर भी भेजा जाता है। जैसे मैंने आपको अपने ऑफ़र लेटर को दिखाया था कि मुझे किस तरीके से ऑफ़र लेटर मिला था, और वो मैंने आपको मेल के थ्रू भी शेयर किया था, और जो प्रिंट फॉर्म में आया था वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो एक मेमोरेबल चीज़ है आपके लिए, तो उसको आप संभाल के रखेंगे अगर आपको वो चीज़ मिलती है या आपका सिलेक्शन होता है तो, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD एडमिशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्राइटेरिया है, क्या कौन कौन कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर 2 ईयर सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर अ 4 ईयर और 8 ईयर सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर और 2 ईयर 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो अगर हम तो वो कैंडिडेट जिनका मास्टर डिग्री 1 साल का है प्लस उन्होंने जो ग्रेजुएशन की है वो 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, समझ रहे हैं। 1 साल का मास्टर और 4 साल का जो बैचलर डिग्री है, ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कौन, PhD के लिए,
ठीक है। तो अगर आपका 4 ईयर का जो अभी आईटेप का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है BA BEd का, तो वहाँ अगर आपका देखें तो ग्रेजुएशन आपका क्या है 4 ईयर है। उसके लिए आपको ज़रूरी है आप 1 साल का मास्टर करेंगे तब आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरे में कौन कौन से लोग हैं? दूसरे में वो हैं जिनका 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम 2 ईयर और 3 ईयर उनका बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। तो अमूमन ऐसे ही बच्चे PhD में दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी जो 4 ईयर वाला प्रोग्राम है उसमें 1 ईयर का जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है वो अभी हुआ नहीं है। तो जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वैसे स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे PhD एडमिशन के प्रोसीजर में, यानी उस टाइम इंटरव्यू के दौरान ऐसे स्टूडेंट्स दिखेंगे। तो ये एक चीज़ है। और इनमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? 55% जो है वो जनरल कैटेगरी वालों का इनका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मतलब सिलेक्शन हो जाना नहीं, आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसमें छूट कितने का मिलता है? यानी 5% का रिलैक्सेशन है। यानी अगर 50% है तो किन को 50% का बेनिफिट मिल रहा है? SC ST और OBC को, ठीक है। अब OBC में भी 2 हैं, एक क्रीमी लेयर है और एक नॉन क्रीमी लेयर है। तो OBC का बेनिफिट हमेशा मिलता है नॉन क्रीमी लेयर को, ठीक है। तो आपका अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर का है तभी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, चाहे आपका एडमिशन के लिए भी हो। रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है OBC के नॉन क्रीमी लेयर को ही बेनिफिट मिलेगा। हर जगह ये मेंशन होगा OBC का नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। डिफरेंटली एबल के लिए भी 50% है, यानी 5% का रिलैक्सेशन है। EWS का भी 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। हाँ, अगर कैंडिडेट्स ने MPhil किया है तो उसके लिए भी 55% है मार्क्स, ठीक है। अगर MPhil अगर उन्होंने किया है तो MPhil में उसके 55% होने चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क एग्रीगेट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अथोराइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये एक चीज़ थी यहाँ पे। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर आपका ग्रेजुएशन 3 ईयर का है और मास्टर 2 ईयर का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% आपका होना चाहिए मार्क्स मास्टर में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर 50% है तो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं या फिर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। अगला जो है द एप्लीकेशन फ़ी फॉर PhD एडमिशन प्रोग्राम इज़ 2000, ठीक है। ये हमारे टाइम पे भी था। तो एप्लीकेशन फ़ी कितना है? 2000 है। और अगर एडमिशन फ़ी की बात करें तो एडमिशन फ़ी 17,000 के अप्रॉक्स है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका जो फ़ी लगेगा वो यही लगेगा एडमिशन के टाइम। तो अभी जो आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं वो 2000 का ये फॉर्म फिलिंग है। और कैंडिडेट में अप्लाई इन 1 डिसिप्लिन, दोज सीकिंग एडमिशन इन मोर देन 1 डिसिप्लिन मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन, ठीक है। अगर जिनको लगता है कि उनका जो नेट का जो सर्टिफिकेट है वो दोनों 2 अलग अलग डिसिप्लिन के लिए है, 2 अलग अलग डिसिप्लिन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ 2 अलग अलग आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग फॉर द PhD प्रोग्राम कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए तभी आप उसके लिए फॉर्म फिलअप कीजिए। इन केस अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर द डिसिप्लिन विदाउट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑब्वियसली। एडमिशन ग्रांटेड टू अ कैंडिडेट शैल बी लिएबल टू कैंसिलेशन एट एनी स्टेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप पहले से ही याद रखें। अब जब हम ये देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन प्रोग्राम शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड में है, नो ऑफलाइन हार्ड कॉपी, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका, अब हम देख लेते हैं जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो कितनी है। तो साइकोलॉजी में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज टोटल 14 है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो दिया गया है मास्टर डिग्री, इसके साथ ही आपका जो UGC नेट JRF होना चाहिए या फिर नेट होना चाहिए या फिर PhD ओनली होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप एंट्रेंस के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट में आप फिर अप्लाई करेंगे तो फिर वहाँ आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एंट्रेंस में भी आपको 50% स्कोर करना होगा और 50% स्कोर करने के बाद भी अगर आप कॉलिंग लिस्ट में आते हैं तो जैसे यहाँ पे 14 है तो 1 सीट इज़ रिजर्व फॉर PWBD, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले से ही सीट का क्राइटेरिया बता दिया गया है कि कौन कौन से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले ही आपको बता दिया। एंथ्रोपोलॉजी में अगर हम देखें तो 9 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 8 सीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीट है। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए अलग अलग सीटें आई हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए 15 हैं, केमिस्ट्री के लिए 7 हैं, ज्योग्राफी के लिए 4 हैं, जियोलॉजी के लिए 15 है, लाइफ साइंस के लिए 19 है, फिज़िक्स के लिए 2 हैं, स्टैटिस्टिक्स के लिए
टोटल 10 सेट हैं। मैथमेटिक्स के लिए 10 हैं, संस्कृत के लिए 6 हैं, हिंदी के लिए 4 हैं, इंग्लिश के लिए 7 हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 13 हैं, एजुकेशन के लिए 18 हैं, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए 24 है, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 10 हैं, फाइन आर्ट्स के लिए 3 हैं, थिएटर आर्ट्स के लिए 3 हैं, म्यूज़िक के लिए 4 हैं, डांस के लिए 3 हैं, सोशल वर्क के लिए 11 हैं, मैनेजमेंट के लिए 22 हैं, कॉमर्स के लिए 5 हैं, न्यूट्रिशनल साइंस के लिए 3 हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 15 हैं, होम साइंस के लिए 13 हैं, वोकेशनल एजुकेशन के लिए 6 हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए 6 हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए 9 हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लिए 8 हैं, फ्रेंच के लिए 4 हैं, अरबिक के लिए 5 हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 8 हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो एनओसी का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट दे दिया गया है, आप इसी फॉर्मेट पे अपना एनओसी लेकर आएंगे इंटरव्यू के टाइम पे। ये वो एनओसी हैं जो पार्ट टाइम पीएचडी के जो एप्लीकेंट्स हैं वो उनको फिल करना है, ठीक है। जो फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम में अंतर क्या है ये भी बता देती हूँ। फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए अंतर ये है, जो फुल टाइम स्कॉलर होते हैं वो फेलोशिप होल्डर होते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी पार्ट टाइम के लिए अप्लाई ना करें, और जो पार्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उनको फेलोशिप नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप पार्ट टाइम में अप्लाई करते हैं तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे आप। तो जो जॉब कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये पार्ट टाइम पीएचडी बनाया गया है, और दोनों ही केसेस में आपको, यानी आप फुल टाइम के लिए अप्लाई करें या पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करें, आपको दोनों ही केसेस में क्या है, आपको कोर्स वर्क करना कंपल्सरी है। तो 6 मंथ का वो रेगुलर कोर्स वर्क होगा जिसमें 80% अटेंडेंस चाहिए। तो ये चीज़ देखते हुए ही आप इस चीज़ को अप्लाई करें, यानी पीएचडी के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन या डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी अपने उन सभी वीडियोज़ का लिंक इस कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँ, और कमेंट में भी पिन कर देती हूँ मैं वो लिंक। तो अगर हो सके तो आप उस वीडियोस को देखिए, और कहीं अगर कोई डाउट होता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट अगर आप लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो।